अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसे रीड करता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स विद प्रोबेबिलिटीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना, इसे पी ऑफ ए और पी ऑफ बी भी बोल सकते हैं रेस्पेक्टिवली। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, डेट इज़, अब ये जो ए गिवन बी है ना, इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा है। डेट इज़ probability of occurs of A on the condition that B has already occurred। यानी यहाँ पे वो कहना चाह रहा है कि दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट A है, एक इवेंट B है। B जो है वो पहले अक्कर हो चुका है और A जो है वो एक लिहाज से उस पर डिपेंड करेगा या B की बताई हुई बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं मिसाल ले लेता हूँ, ये एक बाउंड्री है, ठीक है ना। अब ये जैसे आपकी ये स्क्रीन है, इसे मैंने क्रॉप किया हुआ है, ठीक है ना, ये क्रॉप किया हुआ है। इसके ऊपर भी कुछ है, इसके इस साइड पे भी कुछ है, इस साइड पे भी कुछ है, ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ ना कुछ है, लेकिन मैंने उसे क्रॉप किया हुआ है, एक बाउंड्री सी बनाई हुई है, ठीक है ना, डोमेन सी बनाई हुई है। अब ये डोमेन किसने डिफ़ाइन की है? ये इवेंट बी ने डिफ़ाइन की है। अब इवेंट ए के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इस अगर उसने फॉल करना है तो इस बाउंड्री के अंदर अंदर, जितना एरिया मैंने क्रॉप किया हुआ है इसके अंदर अंदर फॉल करे, इससे बाहर नहीं जा सकता। यानी शर्त कौन लगा रहा है? शर्त लगा रहा है बी। किस पे लगा रहा है? ए पे। ए जो अक्कर हो वो बी के डोमेन के अंदर अंदर उसकी शराइत के मुताबिक अक्कर हो, ठीक है ना। मिसाल आपको दूंगा तो ये जो मैंने आपको सिनेरियो बताया, इसकी मिसाल में भी इसकी वजाहत करूँगा तो इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे दो फार्मूले हैं, उसे देख लें और फिर एक क्वेश्चन करते हैं इसका। देखो, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी, ये लिखने का एक अंदाज है, ठीक है ना। ए कंडीशन बी, अब ये जो बी है, ठीक है ना, ये आपकी कंडीशन है, ये कंडीशन लगा रही होगी किस पे? ए के ऊपर। एक और फार्मूला होता है प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन ए। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे ए कंडीशन लगा रहा है बी के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे बी कंडीशन थी, यहाँ पे ए कंडीशन है। यहाँ बी ए पे कंडीशन लगा रहा है, यहाँ ए बी पे कंडीशन लगा रहा है। अब इनका फार्मूला क्या, थोड़ा सा फ़र्क होता है, बाकी सेम होता है। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, यानी इवेंट ए और बी जो होगा उसकी इंटरसेक्शन लेंगे और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी बी पे। किस केस में? जब बी कंडीशन है। जब ए कंडीशन हो तो प्रोबेबिलिटी ए पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। ऊपर वाली दोनों चीज़ें सेम है, ये देखें, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। नीचे सिर्फ चेंज हो रहा है, नीचे क्या आ रहा है? वही जो कंडीशन लगा रहा है। यहाँ पे बी कंडीशन लगा रहा है तो प्रोबेबिलिटी बी, यहाँ पे ए कंडीशन लगा रहा है तो प्रोबेबिलिटी ए, ठीक है। तो ये फार्मूले आपने याद रख लें। अब एक मिसाल ले लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन, डाई थ्रो किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर गिवन डैट। अब देखें, जो भी आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले सवाल आएंगे उसमें इस तरह के वर्ड आपको मिलेंगे, गिवन डैट, कंडीशनली, ऑन द कंडीशन ऑफ, ठीक है ना, कंडीशनली, इस तरह के कुछ ना कुछ आपको क्लू देगा जहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल है और हमने वही फार्मूला लगाना है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, यानी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ। लेकिन शर्त क्या है? गिवन डैट, शर्त ये है कि द आउटकम इज़ ग्रेटर देन 2, कि जो आउटकम है वो 2 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। यानी आप लो, आप इवन नंबर ले लो, लेकिन सारे नहीं लेने इवन नंबर जो डाई में होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक होते हैं ना, 2 से ऊपर ऊपर वाले लेने हैं। अब ये दो इवेंट्स हैं एक तरह के। एक क्या इवेंट है? एक इवेंट ये है कि आपने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी है? आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की, लेकिन शर्त यह है कि वो 2 से बड़े हों। शर्त लगा दी है। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तब क्या करेंगे? हम ये वाले फार्मूले लगाते हैं, ठीक है ना, ये वाले, इन दोनों में से कोई एक। वो डिपेंड करेगा सूरत हाल कैसी है, सिचुएशन कैसी है। यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो इवेंट है वो ए है और ये वाला जो इवेंट है ये बी है, ठीक है ना। तो उसके मुताबिक हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी, ठीक है ना, क्योंकि बी को हम यहाँ कंडीशन बना रहे हैं तो हमारा ये फार्मूला होगा ये वाला, ठीक है ना। तो अब देखो, सबसे पहले सैंपल स्पेस निकालो।
उसी तरह जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। सैम्पल स्पेस S 1 2 3 4 5 6 आ गया। फिर उसके बाद इवेंट A। इवेंट A क्या है? लेट A रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब इवन नंबर इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? वो हो सकते हैं 2 4 6। इनका क्या नंबर है? इनका नंबर यानी 3 है, 1 2 3, 3 अलग कर लो, 3 हो गई है। फिर उसके बाद बी जो इवेंट है उसका हम देखते हैं क्या नंबर बनते हैं। लेट बी रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब बी क्या कह रहा है? ऐसे नंबर हों जो 2 से बड़े हों, और 2 से बड़े कौन से होते हैं? 3 4 5 6, ये 2 से बड़े हैं। अब इनका क्या नंबर है? इनका 4 है। ठीक है, अब इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। ये देखो, ये फार्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी पे कंडीशन लगा रहे हो ना आप। बी क्या है कि ग्रेटर देन 2 होने चाहिए। अब आप हल कैसे करोगे? प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। पहले जो ए होगा, ए का जो आपने बनाया जैसे 2 4 6, ये इवन नंबर है, वो ए हो गया। बी क्या है? बी है ग्रेटर देन 2, यानी 3 4 5 6, वो 6। इन दोनों का लोगे इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों के कॉमन अलग कर लोगे। फिर उसे डिवाइड करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पे। ठीक है ना, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या निकलेगी ये पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, 1 2 3 4, ये 4 है ना, 4 को डिवाइड करो 6 के ऊपर, सैम्पल स्पेस के ऊपर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल आएगी। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने फार्मूले के मुताबिक ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, यानी ए और बी का कॉमन निकालो। ये आपके पास ए खड़ा है, ये बी खड़ा है, दोनों कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आएंगे? 4 और 6, दोनों 4 और 6, 4 और 6 अलग कर लो। अब इसका नंबर क्या है? 2। फिर इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वो 2/6 आ जाएगा। ठीक है ना, अब ये फार्मूला आपके सामने है। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी बी। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या निकाला है आपने? 2/6, ये 2/6। ठीक है ना, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि बी पे कंडीशन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब हम बी निकाला था तो साथ उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 निकाल लिया था। तो एज अ होल क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 1/2। ठीक है, तो अब आपने फार्मूले याद रखने हैं इनके। ठीक है ना, और इसको हल कैसे करेंगे ये याद रखना है। पहले इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, फिर जो कंडीशन हो उसकी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने नहीं निकाली क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है फार्मूले में। हमने तो ये 2 चीज़ें चाहिए, एक ये चीज़ चाहिए, एक ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है ना, फिर रिपीट करता हूँ। कंडीशन क्या है कि ये एक इवेंट है, लेकिन ये कंडीशनली बाउंड है दूसरे इवेंट से, कि वो कहता है इवन नंबर हों, लेकिन शर्त ये है कि वो 2 से बड़े हों। तो 2 अलग अलग इवेंट्स हैं, एक ये इवेंट है, एक ये इवेंट है, दोनों की अलग अलग। ये 2 4 6 आ जाएगा इवन नंबर सैम्पल स्पेस में से, और ये क्या होगा? ग्रेटर देन 3 4 5 6। अब शर्त उसकी क्या थी? वैसे वही बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई है। जैसे मैंने ये आपका एरिया क्रॉप किया हुआ है, इसके ऊपर भी कुछ है, दाएं बाएं आगे पीछे कुछ है, लेकिन मैंने क्रॉप किया हुआ है। मैं ये शर्त लगा रहा हूँ कि जो ए अक्कर हो ना वो इसके अंदर अंदर हो। अब ये क्रॉप जो एरिया किया हुआ है ये क्या है कि ग्रेटर देन 2 नंबर होने चाहिए। अब जो दूसरा नंबर अक्कर होगा ना वो इसके अंदर अंदर फॉल करे। इवन नंबर है, वो कहता है इवन नंबर। अब इवन नंबर में 2 नहीं ले सकते क्योंकि दूसरी साइड पे उसने कंडीशन लगाई हुई है कि वो 2 से बड़े होने चाहिए। तो 2 से बड़े तो 4 और 6 बचे बाकी। ठीक है ना, वो हमने ले लिया ना। अब उम्मीद है कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, जो मैंने पीछे बात बताई थी उसके साथ ये क्वेश्चन लिंक हो गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है 3 coins आर टॉस्ड, what is the conditional probability that 2 heads result, यानी 2 heads आते हैं given that। अब given that के बाद जो बात कर रहे हैं वो कंडीशन है that there is at least 1 head, कि एक head है, at least 1 head। सबसे पहले सैम्पल स्पेस बनाएंगे, यानी 3 डाले हैं ना हमने कॉइन्स, तो 3 जो है ना उसकी हम सैम्पल स्पेस बना लेंगे। अब इस सैम्पल स्पेस कैसे बनती है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया हुआ है। ठीक है ना, अब हम ए इवेंट क्या है?
द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेड्स रिजल्ट, यानी दो हेड वाले लेंगे। दो हेड वाले कौन से आ जाएंगे, ये वाले, एक ये इसमें दो हेड है, इसमें दो हेड है और इसमें दो हेड है, बस ये आपने अलग कर लिया। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसने वैसे जो है ना एक्स्ट्रा बता दिया, क्योंकि फार्मूले के मुताबिक आप देखो ना, एक इवेंट ये है, एक ये दूसरा इवेंट ये है, तो जो दूसरा इवेंट होता है ना फार्मूले के मुताबिक उसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी होती है, क्योंकि वो फार्मूले में यूज़ हो रही है। तो पहले की प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत नहीं है, पहले के बस आपको इवेंट पता हो और उसमें नंबर कितने हैं वो पता हो, काफ़ी हैं, ठीक है ना। तो हमारा ए इवेंट क्या था कि टू हेड, वो टू हेड हमने अलग कर लिए, ठीक है। अब दूसरा इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट तो वो कंडीशन भी है, देयर इज़ एटलीस्ट वन हेड, यानी कम से कम वन हेड हो, ऊपर जितने मर्जी हो लेकिन कम से कम वन हो, लाजमी होना चाहिए। अब इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी आ जाएगा, ये भी, ये नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा था एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, अब ये नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बाकी सारे आ जाएंगे, देखो बाकी सारे यहाँ उसने लिखे हों, और ये 7। अब ये कंडीशन है ना, इस फार्मूले के मुताबिक इसकी प्रोबेबिलिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी, फार्मूला इसकी निकाल लो यहाँ पे, 7/8, 8 तो टोटल नंबर था ना, 7/8 ये निकाल लिया प्रोबेबिलिटी। अब फार्मूले में हमने ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है, ए आपके पास ये है, बी ये है, ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में जो कॉमन वो अलग कर लो, तो कॉमन हमने अलग किया तो वो ये निकला है, ठीक है ना, HH TH THH, ठीक है ना। इन दोनों के कॉमन आप देख लेना, बिल्कुल आसान सा है। फिर इसके नंबर कितने, अब 1 2 3 3 नंबर, ठीक है ना। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, फार्मूले के मुताबिक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की ज़रूरत होती है, हमने तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, इस नंबर को डिवाइड कर दो आप 8 के ऊपर, क्योंकि टोटल सैम्पल स्पेस तो आपके पास 8 ही है ना, टोटल सैम्पल स्पेस पे उसे डिवाइड कर दो, तो ये आपके पास इसकी प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी बी की आपको ज़रूरत थी, वो भी हमने निकाल ली थी। अब फार्मूले के मुताबिक क्या बना, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी जो 3/8 ये निकल आई थी हमने, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो 7/8 है, इसे हल करो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाले सवाल हैं ये बड़े आसान सवाल होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें उसने क्लू दे दिया होता है, गिवन डैट कंडीशनली, यानी जो कंडीशन लगा, दो इवेंट है, एक ये इवेंट होता है, एक ये इवेंट, दोनों इवेंट की अलग अलग आप इवेंट बनाओ। जो कंडीशन वाली होती है, इवेंट होता है कंडीशन वाला इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लिया करो साथ, दूसरे पहले की प्रोबेबिलिटी निकालने की हमें ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो फार्मूले में यूज़ नहीं हो रहा होता। फिर जो दो इवेंट्स हमने बनाए होते हैं ए और बी, फिर उनकी इंटरसेक्शन यानी उनका कॉमन निकालो, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। जब उनका कॉमन निकाल आएगा तो फिर उसे 3 को टोटल सैम्पल स्पेस 8 पे जब डिवाइड किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आई। फिर आप फार्मूला पुट कर दो, प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, उसे डिवाइड कर दो प्रोबेबिलिटी बी पे, तो आंसर आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ठीक है ना। बाकी इसके सवाल आप ये वाला सवाल हल करना, अगर आपको समझना है तो फिर मैं आपको समझा दूंगा। अच्छा, अब हम पढ़ने लगे हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब इसमें दो केसेस हम बनाते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट्स और मल्टीप्लिकेशन फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। डिपेंडेंट इवेंट्स का गालिबन आगे आएगा, फिलहाल ये पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर इंडिपेंडेंट। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी ए और बी जो हैं दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, बिलोंगिंग टू सेम सैम्पल स्पेस, यानी सैम्पल स्पेस सेम है और दूसरे एक दूसरे के इंडिपेंडेंट, यानी एक अक्कर होता है तो दूसरा जो है ना वो दूसरे पे मुनहसर नहीं है, कोई दूसरा उस पर शर्त कोई नहीं लगा रहा, ना दूसरे पे वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। बी जो बी है वो अक्कर होता है वो ए पे डिपेंड नहीं करता, यानी दो अलग है, सैम्पल स्पेस एक ही है लेकिन दो अलग अलग बातें हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको मिसाल देता हूँ, जो आप छक्का डालते हो, एक इवेंट कहता है कि ऑड नंबर है और एक इवेंट कहता है इवन नंबर है, तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, दोनों एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है। हाँ, अगर वो एक साइड पे कहता है कि जो इवेंट आ रहा है वो 2 और 4 है, ठीक है ना, 2 और 4, और जो दूसरा इवेंट है वो कह रहा है कि इवन नंबर है, तो तब ये एक दूसरे के पे इंडिपेंडेंट नहीं है, तब ये आपस में कुछ ना कुछ ओवरलैप कर रहे होंगे, वो अलग बात है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं इंडिपेंडेंट,
बात मैंने कंपैरिजन इसलिए बताया ताकि आपको इंडिपेंडेंट इवेंट का समझ आ जाए, यानी दो इवेंट होंगे, दोनों एक दूसरे पे मुनहसर नहीं होंगे, ठीक है ना, दो अलग अलग बातें होंगी, ठीक है ना। अब अगर ऐसा हो जाए तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, जो भी आपके पास इवेंट ए हो, जो और दूसरा जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स आ जाएगी, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी, यानी ये दो निकालोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम सवाल में जाके समझते हैं कि ये क्या है सवाल। अब सारे सवाल मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि टाइम कम है, आपके पेपर भी आ गए हैं, जो इसमें से इम्पोर्टेंट सवाल होगा ना वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये एक सवाल कर देते हैं, फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अब ये वो वाला ट्वाइस नहीं है कि वो जो आप सैम्पल स्पेस बनाते थे 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 इस तरह जो लंबी चौड़ी, वो 36 आप बनाते हो सैम्पल स्पेस, उसका नंबर से 36 आता है, नहीं वो उसकी नहीं बात कर रहा है। ये कह रहा है कि एक ट्वाइस है जो दो बार डाला गया, यानी एक बार डाला है फिर दो बार, जब एक बार डाला है तो तब जो है वो जो है ना 4 या 6 मिसाल के तौर पे आया, जब फिर डाला है तो फिर जो है ना ऑड नंबर, इस तरह की वो बात कर रहे हैं। वो उससे आपने कन्फ्यूज ट्वाइस से, ये ध्यान करना प्रोबेबिलिटी में ना ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज करते हैं, और जो आपकी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि किन सवालों में कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं किन में नहीं कर सकते, वो मैं पिछली क्लास में आपको करा चुका हूँ। अब ये क्या है, अ फेयर कॉइन इज टॉस ट्वाइस, यानी दो बार डाली, एक बार डाला है फिर उसके बाद डाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 और 6, कि 4 और 6 यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 और 6 आ जाए। ऑन द फर्स्ट थ्रो, पहली दफ़ा जब डाल रहे हो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 या 6 आ जाए। एंड ऑड नंबर ऑन द सेकंड थ्रो, देखो उसने बात वाजे कर दी है, ये बाकी सवालों के साथ मिक्स ना करना, ठीक है ना। वहाँ पे जो ट्वाइस वर्ड वो यूज़ हो रहा होता है वो इकट्ठे डाल रहे होते हैं, यानी जो आप दो छक्के होते हैं, लिडो दो छक्कों के साथ भी तो कुछ लोग खेलते हैं ना, और कुछ एक के साथ खेलते हैं, वो दो छक्कों वाली अलग बात है, ठीक है ना। वो एक 36 वो लंबी सैम्पल स्पेस है, यहाँ पे वो पहली बार डाल रहा है और फिर कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि 4 और 6 आए, फिर दूसरी बार डाल रहा है, फिर वो पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि ऑड नंबर है। अब देखो दोनों जो इवेंट्स हैं ना वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। 4 और 6 ये अलग बात है, ऑड नंबर एक अलग बात है, यानी दोनों अलग अलग हैं। आल दो सैम्पल स्पेस सेम होगा इनका, यानी 1 पहली बार जो छक्का डाला उसका क्या सैम्पल स्पेस होगा 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। दूसरी बार जो आप छक्का डाले उसका भी सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क है, ठीक है ना। दोनों के जो इवेंट्स हैं वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 4 और 6 पूछ रहा है जो कि इवन नंबर है, और अगले में वो ऑड पूछ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट हैं। और ये पहले मैं आपको करा चुका हूँ, वो कंडीशन भी नहीं लगी हुई इधर, ठीक है ना। तो इस ध्यान करना, ठीक है ना, सवालों को आपस में मिक्स ना करना। अच्छा अब जो है ना सबसे पहले सैम्पल स्पेस, अच्छा जी गर्मी थी पंखा चलाना पड़ा, शोर आएगा तो मैं ऊंचा ही बोल लेता हूँ। अच्छा अब क्या है, सैम्पल स्पेस सेम, यानी इसका भी पहले थ्रो का भी सैम्पल स्पेस और दूसरे का सेम रहेगा। उसने भी तो यही कहा था ना डेफिनेशन के अंदर, ज़रा गौर करो, बिलोंगिंग टू सेम सैम्पल स्पेस, ठीक है ना। यहाँ दोनों के सैम्पल स्पेस सेम है, लेकिन दोनों इवेंट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है। कहाँ चला गया, हाँ ये, अच्छा पहला इवेंट क्या, लेट ए रिप्रेजेंट इवन ऑफ गेटिंग 4 और 6 ऑन फर्स्ट थ्रो, पहले थ्रो में 4 या 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी 4 और 6 दो ही नंबर है ना, दो को 6 पे डिवाइड कर दो सैम्पल स्पेस पे, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल आएगी। फिर आगे क्या, दूसरा थ्रो डालता है तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि ऑड नंबर आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और ऑड नंबर कितने होते हैं 1 3 5, ये
एक छक्के में यही 3 और नंबर होते हैं ना, 3 आ गया, 3 को डिवाइड करोगे 6 के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकल आएगी। अब फार्मूला क्या था, ये दोनों इवेंट्स एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है ना। अब फार्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। प्रोबेबिलिटी ए आपने निकाली हुई है, प्रोबेबिलिटी बी भी, दोनों का आपसे मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मिक्स नहीं करना आपने कंडीशन वाले के साथ, ठीक है। ये अब सारा बाकी सवाल भी इसी तरीके से हैं, वो कर लेना। और कम्बिनेशन कहाँ यूज़ होता है कहाँ नहीं होता, इस पर बहुत डिटेल में मैं बता चुका हूँ। बाद सवालों में कम्बिनेशन है, बाद में नहीं है, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ होता है कहाँ नहीं होता। सैर हासिल उस पर गुफ्तगू हुई थी हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे वो कह रहा है मल्टीप्लिकेशन लॉ फॉर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, वो इंडिपेंडेंट थे, ठीक है ना। यानी क्या थे, यानी दो इवेंट्स दो एक दूसरे पे मुनहसर नहीं थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स को कहो या डिपेंडेंट इवेंट्स को कहो, एक ही बात है ना। वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ था, ये लॉ है डिपेंडेंट इवेंट्स के लिए, ठीक है ना। यानी दो इवेंट्स होंगे वो आपस में एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे होंगे। अब इसकी मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है, तो बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड कर रहा हो। मिसाल में भी वाज़ेह हो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसके देने की ज़रूरत नहीं है। तो फार्मूला आपका क्या होगा, फार्मूला यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वहाँ क्या था, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी, लेकिन यहाँ पे फ़र्क है थोड़ा सा। यहाँ पे क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन ए। आपको याद हो तो अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, वहाँ पे क्या था, ये बी हम ये वाला ये देखो, ये वाला ए कंडीशन बी कंडीशन ए, इस तरह वाली बात हमने पढ़ी थी ना। बिल्कुल यहाँ पे वो आपने प्लग इन करनी है कि अगर दो इवेंट्स एक दूसरे के डिपेंडेंट हों तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन ए। यानी यहाँ पे आपने वो कंडीशन वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है ना। और वो क्या था, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, पीछे भी था, आपको याद होगा। अच्छा, या तो ये आ सकता है या ये, दोनों फार्मूला, या आप ये यूज़ कर सकते हो उस सवाल में, या ये वाला फार्मूला। अब क्या है, प्रोबेबिलिटी बी, अगर बी की प्रोबेबिलिटी का कह रहे हो, इनटू प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन बी, ये भी फार्मूला। यानी या ऊपर वाला फार्मूला यूज़ करो, यानी या नीचे वाला फार्मूला आप यूज़ करो, दोनों में से कोई एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। अब दोनों का याद करने का क्या तरीका है कि अगर इधर ए आ गया है तो फिर दूसरी साइड पे ए को कंडीशन बनाओ, अगर इधर बी आ गया तो दूसरी साइड पे बी को कंडीशन बनाओ, ये याद करने का तरीका। अगर इधर ए आ गया तो ए को कंडीशन बनाओगे तो अल्टीमेटली उससे पहले बी आएगा। यहाँ बी आ गया तो दूसरी साइड पे इधर आप बी को कंडीशन बनाओगे तो इधर अल्टीमेटली ए आएगा। तो ये दो फार्मूले हैं, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है ना, जो इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड हो उनकी मल्टीप्लिकेशन लॉ की प्रोबेबिलिटी मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, दोनों ओवरलैप कर रहे होते हैं, क्योंकि डिपेंडेंट है ना एक दूसरे पे। इंडिपेंडेंट हो तो ये ओवरलैप नहीं करते, ये अलग होता है, ये अलग बना होता है, बी अलग बना, यानी हैं ही दोनों अलग, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ सवाल देख लेते हैं जिसको मैं आपको करा दूँ। अच्छा, ये वाला सवाल देखते हैं। अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल शफर्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ये कार्ड्स वाले हम पहले भी देख चुके हैं कि 52 कार्ड्स होते हैं। एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और ये रिप्लेस नहीं किया गया। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कार्ड निकाला, ठीक है ना, और फिर वो कार्ड दोबारा वापस रख दिया और फिर कोई नया कार्ड निकाला, ऐसा नहीं है। वो कहता है कि एक बार निकाल लिया वो अलग कर लोगे, फिर जो दूसरा है वो जब निकाल रहे हो तो पीछे आपके कितने कार्ड्स हैं, पीछे 51 कार्ड्स हैं, ठीक है ना। पीछे कार्ड्स भी आपके कम हो गए होंगे। यही सवाल यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक मिनट मैं आपको कंपैरिजन करके दे दूँ, फिर इस सवाल को हल करते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
ये जो अभी मैंने आपको मिसाल दी है ना, ये डिपेंडेंट इवेंट्स की है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मिसाल यहाँ पे एक दी है, यही कार्ड्स वाली। मैं उसकी स्टेटमेंट सिर्फ पढ़ के सुना देता हूँ आपको, ताकि दोनों का फ़र्क आपके दरमियान वाज़ेह रहे। ये देखो, अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्राम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स एंड इट इज़ रिप्लेस्ड। यानी ये मतलब है कि कार्ड आपने निकाला, ठीक है ना, फिर दोबारा वापस रख दिया, फिर शफल करके फिर निकाला। अगर ऐसा होगा तो फिर ये कौन से हैं, फिर ये इंडिपेंडेंट है। ये जो केस है ये इंडिपेंडेंट के लिए। अब जो मैं आपको केस बता रहा हूँ ये वाला, इट इज़ नॉट रिप्लेस, यानी एक निकाल लिया है तो पीछे 51 बच जाएंगे, ठीक है ना। ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जब एक निकाल लोगे तो दूसरा जो है वो पहले पे डिपेंड करेगा। मिसाल के तौर पे 4 एस थे, आपने एक निकाल लिया, अब तो 3 बाकी बचेंगे। अब जो बाकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 3 की होगी, तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। पहले केस में दोनों डिपेंड नहीं कर रहे थे, यानी एक हम कार्ड निकालते थे, फिर दोबारा अंदर डाल के उसे शफल करके फिर दूसरा कार्ड निकालते, दोनों अलग अलग इवेंट से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे थे। यहाँ पे वो करते हैं डिपेंड। हाँ, ये अ कार्ड इज़ ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 एंड इट इज़ नॉट रिप्लेस। अब उसे रिप्लेस नहीं किया गया, ठीक है ना, यानी एक जो निकल आया, बाकी जो बच जाएगा अब उस पर बात चलेगी, यानी दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। नाउ अ सेकंड कार्ड इज़ ड्रॉन, फिर सेकंड कार्ड निकालेंगे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड आर एस। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ कार्ड एस हैं, ठीक है ना। स्टेटमेंट बड़े ध्यान से समझनी है कि आया ये डिपेंडेंट इवेंट्स हैं या इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, ठीक है ना। इसको अगर गौर से समझ लोगे तो आपका सवाल इजीली हल हो जाएगा। अब क्या है, लेट ए रिप्रेजेंट द इवेंट दैट फर्स्ट ड्रॉ इज़ एस। अब एस जो है वो 4 होते हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 52 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो सैम्पल स्पेस है उस पर डिवाइड कर दोगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल आएगी। प्रोबेबिलिटी, अब दूसरा क्या है, दूसरा फॉर एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दूसरा क्या निकालना होता है, प्रोबेबिलिटी बी कंडीशन है, ये निकालना होता है। अब क्या है, कैसे निकालेंगे देखते हैं। लेट बी रिप्रेजेंट द इवेंट ऑफ द सेकंड ड्रॉ दैट विल हैव एन एस आल्सो। वो भी एस है। इवेंट बी डिपेंड्स ऑन द अकोरेंस ऑफ ए। अब देखो, जो एस थे वो 4 थे, एक तो आपने निकाल लिया, अब जो बाकी एस बच गए वो तो 3 बचे, 3 को तकसीम करोगे 52 के ऊपर, ठीक है ना। अब टिपिकली यहाँ वो फार्मूला नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है जो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बताया था। वो टिपिकली वो फार्मूला लगा के भी हल कर सकते हो, तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन आप वैसे जो आप कॉमन सेंस पे से देखो, ये जो उन्होंने बताया वो ये कॉमन सेंस पे है, यानी एक निकल गया है तो बाकी आपके 3 बचेंगे। इस अब 3/52 आएगी, ठीक है ना। तो देखो, ये जो 2 इवेंट्स हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि पहले एस 4 थे, 4 में से एक निकल गया, ठीक है ना, फिर वापस नहीं रखा हमने, वो अलग पड़ा है, बाकी अब एस जो होंगे वो 3 होंगे, तो 3/52। तो ये इन दोनों प्रोबेबिलिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेस्क ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। इस पे हमने जो है ना बात की हुई है। ये जो है ना, वैसे देख लेना आप कि एस कितने होते हैं, किंग कितने होते हैं, रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं। सवालों में तो आ गया था, एक बार देख लेना कि रेड 13 ये वाले होते हैं, 13 ये जो है ना 26 रेड होते हैं, और 26 आपके जो है ना वो ब्लैक होते हैं। किंग कितने होते हैं, एस कितने होते हैं, उस पर हमने बात की थी। ये सिर्फ जो है ना आपको समझाने के लिए कि, और मुकदमे के लिए कि जो आपके सवाल आएंगे ना कार्ड से रिलेटेड, उसे आप इजीली हल कर लो, ये सिर्फ उसके लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं पीछे रिवाइज़ करवाता हूँ। मुझे भी एहसास है कि ये टॉपिक मुश्किल है, बच्चों को बड़ी देर से इनकी समझ आती है। एक बार मैं आपको हल्की सी झलक दिखा देता हूँ कि क्या क्या हम इसमें पढ़ चुके हैं, ताकि आप सारे कंसेप्ट आपस में मर्ज ना करो, उससे मडल ना करो।
अच्छा, यहाँ से हमने शुरू किया था। पहले तो हमने सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालना सीखी थी ना, वो एक अलग केस है। अब उस पर जो लाज लग रहे थे उनको हमने देखा था। एडिशनल लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनके लिए एडिशनल लॉ होते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनके लिए मल्टीप्लिकेटिव लॉ होते हैं। ये भी अपने पास कहीं लिख लो। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की बात आएगी ना, या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, उसके लिए आप एडिशनल जो है ना वो वाले फार्मूले लगाओगे, यानी एडिशन जो है ना उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा। जब आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं ना, तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन के कॉन्टेक्ट में देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट यानी एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, तो एक अक्कर हो गया तो फिर दूसरा अक्कर नहीं। ऐसे अगर आ जाए तो हम कैसे निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी है तो ये दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को आपस में जमा कर देते हैं। ठीक है ना। देखो ये इसकी मिसालें भी हमने की थी। ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या था? इसके बाद था एडिशनल लॉ फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, यानी दो इवेंट्स हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ठीक है ना, यानी एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं। देखो ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसकी कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते थे? ए की प्रोबेबिलिटी यानी जो इवेंट ए होता था बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसमें से माइनस कर देते थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक ये केस था हमारे पास एडिशन का। फिर उसके बाद हमने दरमियान में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी कि ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लेकिन कंडीशन ऑफ बी, या बी की निकालनी है कंडीशन ऑफ ए। ये मैंने आपको बता दिया कि ये गिवन डेट कंडीशन इस तरह के जो है ना वो नाम आएंगे, तो आप समझ जाना ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के सवाल। फिर अब मल्टीप्लिकेशन की जो बात होगी वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए होगी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए है तो कैसे निकालेंगे? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी ए इवेंट अलग से, ए इवेंट बी इवेंट दोनों, और दोनों का सैंपल स्पेस सेम होगा लेकिन दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होंगे। दोनों इंडिपेंडेंट होंगे तो दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि वो डिपेंडेंट थे, अगर वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो तो फिर कैसे निकालेंगे प्रोबेबिलिटी? फिर कैसे निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और फिर प्रोबेबिलिटी बी जो है ना कंडीशन ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी। ठीक है। अब यहाँ पे वो टिपिकली फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि हमने वो सवाल किया कि एक केस निकल गया तो बाकी तीन बचे, अब तीन बाकी जो तीन है 3 बड़ा वो बना जाएगा। ठीक है। वो ऑटोमेटिकली जो है ना इसी में जम हो जाता है। हाँ, अगर ये आप ये फार्मूले लगाओ भी सही तो तब भी वो आएगा वो, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है ना। 52 सैम्पल स्पेस है तो वो सारे एस का सवाल हल करोगे काफ़ी लेंथी हो जाएगा। आपने डायरेक्ट हल करना है। एक एस निकल गया, बाकी 3 बच गए। ठीक है। अच्छा, तो ये चैप्टर तकरीबन हो गया ख़त्म आपका। ठीक है। अब इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी आज तो आपने बिजनेस कम्युनिकेशन का टेस्ट देना है ना, तो एक जैसे इसका अगला चैप्टर कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद स्टैट के जो है ना वो टेस्ट रखूँगा।